नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपके आने वाले सीटेट, यूपीटेट या कोई भी टेट एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ रहा है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है तो आश्रितों में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं और इनके माध्यम से आप अपना उत्तर का चयन कमेंट्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार की यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पर आश्रित व्यक्ति जो होते हैं उसे उन्हें उनकी देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आश्रित में हम किन्हें मान सकते हैं? वृद्ध को, बच्चे को, अस्वस्थ व्यक्ति को या फिर इन सभी को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक परिवार जो होता है जहाँ पर संयुक्त परिवार है और उसमें आश्रित व्यक्ति के रूप में चाहे संयुक्त हो चाहे वो छोटा परिवार हो, तो निश्चित रूप से वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति और ये सभी जो होते हैं ये इस परिवार में आश्रित तो में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि हरे पौधे केवल रात में शोषण करते हैं। या फिर बी है कि हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं फिर रात के समय प्रकाश संश्लेषण। तो ये तो गलत है, प्रकाश संश्लेषण रात को नहीं करते हैं। और सी आता है, यहाँ पर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। और डी है, यहाँ पर हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें बताया गया है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो श्वसन की दर से अधिक होती है। तो सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण होगा वह जिस समाज में रहता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है। या फिर डी है, वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालक को दिए जाने वाले आराम और निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण होगा वो जिस परिवार में रहता है। और इसके लिए सी विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, हम एक शिक्षक की भूमिका में हैं, तो शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे। या फिर बी है, आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। और सी है, आप उद्घाटन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे। या फिर डी है, आपको प्राचार्य के द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है तो अतः आप चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम विद्यालय में यथासंभव विद्यालय परिसर में ही रहेंगे और हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे यदि हमारे विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो। चलिए बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? तो यहाँ पर मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना। और डी है, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो यदि हम देखें कि परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य होगा वो होगा यहाँ पर मानव का सामाजिक प्राणी होना। और पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं? तो स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या फिर मरुस्थलीय। तो निश्चित रूप से शिक्षक कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर शिक्षक यदि किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं तो वो पौधा होगा यहाँ पर मरुस्थलीय पौधा। क्योंकि हम जानते हैं कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं जल की कमी के कारण से उनकी पत्तियां जो होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। और इसके लिए डी विकल्प होगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें और इन फोल्डरों को रिक्त स्थान कहा जाता है। पोर्टफोलियो, दत्तकारी, परियोजना कार्य या फिर घटना वृत्तांत अभिलेख। तो देखिए यहाँ पर जो सत्र की सामग्री और जो भी कार्यपत्रक हैं उनको डालने के लिए कहा गया है। तो वो फोल्डर जो होगा वो होगा पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो जो होता है यहाँ पर बच्चों के समस्त रिकॉर्डों को जो होता है क्रमिक प्रगति के रिकॉर्डों को इसमें रखा जाता है। तो ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। या फिर पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, वे नए रोग फैला सकते हैं। या फिर पशु विच्छेदन के लिए अब पशु उपलब्ध नहीं है। तो यदि यहाँ पर देखते हैं तो निश्चित रूप से अधिकतर बोर्डों ने जो विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है तो निश्चित रूप से पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए
और विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। इसी वजह से यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाया गया है और बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जल बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है और पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम की बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिनों के लिए रखने के लिए कहा और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया और उनको निम्न प्रकार से रखना है। तो देखिए, बीजों को किस प्रकार से रखना है, थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, या थोड़े बीज सूखी रुई पर, या फिर बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो महत्वपूर्ण सलाह बच्चों को देना भूल गए हैं वो सलाह यहाँ पर हो सकती है थोड़े बीज गीली रुई पर, क्योंकि जब बीज थोड़े से होंगे और गीली रुई होगी तो निश्चित रूप से बीजों के अंकुरण के लिए एक वातावरण वहाँ पर वो निर्मित करेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना या बच्चों का कुंठित होना, और डी है ये सभी। तो हम कह सकते हैं कि परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों में होने वाली जो प्रतिक्रिया है वो होगी ये सभी, और डी विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, पत्तियों पर सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन किस नाम से जाने जाते हैं। मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या फिर जालिका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पत्तियों पर सिराओं के द्वारा जो डिजाइन बनाए जाते हैं उन सभी को कहा जाता है सिरा विन्यास, और बाकी ये सभी जो हैं ये सिराओं के प्रकार, सिरा विन्यास के प्रकार हैं, जिसके अंदर जालिका सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास आदि आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज, सरल शर्करा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा या फिर हरे वर्ण के रूप में। तो हम जानते हैं कि पौधों के द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है पत्तियों के द्वारा, वो भोजन पौधों में संचित होता है ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में या स्टार्च के रूप में। तो सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकलती हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है। मूसला जड़, झकड़ा जड़ या फिर अवस्तंभ जड़ या फिर श्वसन जड़। तो वृक्षों के तने या शाखाओं से निकलती हुई जो विशेष जड़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं अवस्तंभ जड़, और ये जड़ें जो होती हैं उनकी शाखाओं से लटकते हुए नीचे से, बरगद में हम देखते हैं कि बरगद की जड़ें जो होती हैं उसके तने या शाखाओं से निकल करके जमीन की ओर आती है, तो ये अवस्तंभ जड़ें कहलाती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कहाँ पर, प्रकरणों की में अंतर्निर्मित रूप से, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, या फिर इकाई के अंत में या पाठ के अंत में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियां हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए, निश्चित रूप से प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से, और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेरिकल्चर जो है ये संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होता है। वन एवं वन्य उत्पाद या फिर सिल्क, फूल, उर्वरक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेरिकल्चर जो होता है ये सिल्क, रेशम उत्पाद से संबंधित होगा, और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। ग्रीष्म ऋतु है तो सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा मान सकते हैं। यहाँ पर सूती, रेशमी, पॉलिस्टर या फिर रेयान। तो सूती वस्त्र और हल्के रंग के वस्त्र जो होते हैं ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि ये गर्मी को कम अवशोषित करते हैं, और यहाँ पर ए विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बी है, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, छात्रों में शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय परिसर में खेल कूदों के माध्यम से क्रियाओं से भाग लेना आवश्यक क्यों होगा, क्योंकि निश्चित रूप से छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, और शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, और डी विकल्प इसके लिए सही हो जाता है। उपरोक्त सभी कारण यहाँ पर खेलों के माध्यम से हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ये संबंधित यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को एक स्तनधारी जंतु बताया है। अब क्यों बताया है, क्योंकि यह अंडा देती है, बच्चा देती है, इसके शरीर में अस्थि या उपस्थियों का कंकाल होता है, या फिर इसके शरीर में अस्थि या उपस्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो यदि हम देखें तो गाय के शरीर में अस्थि, उपस्थि वगैरह तो होती है, परंतु इसे स्तनी कहने का जो कारण है वो है कि ये एक पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है, और बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का जो कारण है वो क्या है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्यों का कुशलतापूर्वक करना, कार्यों को व्यवस्थित रूप से या फिर करना, और डी है कर्तव्यों की उपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होता है, उसका कारण होता है कार्यभार का बढ़ जाना, और पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन यहां पर हमें पहचानना है। समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, समूह में बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव, बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, और डी है बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि जो कथन होगा वो होगा बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, और उसका जो कारण होता है क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है, और बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। पेड़ों के तंत्रों में से प्ररोतंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पर हमें देखना उस असत्य कथन को जो कि यहाँ पर गलत दे रखा है। तो प्ररो सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें फूल पत्तियां आती है, बिल्कुल सही है। इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं होती है, और डी है यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग है। तो सी विकल्प जो होगा ये इसमें गलत है, क्योंकि इसमें तना शाखाएं सम्मिलित नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। प्ररोतंत्र में ये सम्मिलित होती है। ठीक है, प्ररो का मतलब ही उसका तना होता है, तना तंत्र। चलिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर अपघटनकर्ता। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहां पर यदि हम बात करें प्राथमिक जैसे शाकाहारी, तो निश्चित रूप से जो गाय हुआ, बकरी हुआ, ये सभी जो जीव होते हैं इन्हें हम खाद्य श्रृंखला में ये शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, एक अच्छे खेलकूद, एक शिक्षक को खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए क्योंकि। तो शिक्षक को सक्रिय रूप से खेलकूद में भाग क्यों लेना चाहिए? इससे छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, इससे उसे खेलने का अवसर मिलता है, इससे उसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निश्चित रूप से शिक्षक छात्रों के साथ जब खेलते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के निकट संपर्क आने का अवसर शिक्षक को मिलता है, और ए विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो कहाँ संपादित होता है? सभी पौधों के द्वारा, सभी जंतुओं के द्वारा, या फिर सभी हरे पौधों के द्वारा, या वायरसों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो समस्त हरे पौधों के द्वारा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जा सकता है? तो इन्हें हम पैरासाइट, डिकम्पोजर, ओमनीवोरस, या फिर स्क्वेंजर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जंतु जो अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करते हैं हम स्क्वेंजर या मृतभक्षी कहते हैं, और सी विकल्प इसका उत्तर होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को किस प्रकार घटाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन। तो पौधे जो होते हैं वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, इस प्रकार से वो प्रदूषण को कम करते हैं, और बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अल बरूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था? तो अल बरूनी एक यात्री था जो कि कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है उज्बेकिस्तान, और इस प्रकार से ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तरुण संघ नामक समूह जो है संबंधित होगा, ये किससे संबंधित होगा? स्कूल में दोपहर में पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलवाने, या फिर पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने, और डी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद। तो तरुण संघ जो है ये जल संरक्षण से संबंधित एक समूह है, और ये पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में से संबंधित होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है कौन से रंग में सबसे ज्यादा होती है? नीला, हरा, पीला, या लाल। तो यहाँ पर हम देखें तो चार रंग जो दे रखे हैं, इनमें लाल प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा जो है प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना, यूकेलिप्टिस, ऑर्गेनॉइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुनेन नामक जो दवा होती है ये प्राप्त होती है, बी विकल्प जो होगा यहाँ पर सिनकोना, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, और सिनकोना जो है ये कुनेन नामक जो औषधि होती है सिनकोना के पेड़ की छाल से बनती है और ये मलेरिया की औषधि होती है। इसके साथ में अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार जो होगा किस प्रकार का होगा? भारहीन, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित होगा तो वहाँ पर वस्तु का भार जो है भारहीन हो जाएगी वस्तु। जैसे हम अंतरिक्ष में देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अपने यान में इधर उधर उड़ते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं अंतरिक्ष में इधर उधर तैरती रहती है, तो वहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को कि वो भारहीन हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। इसी के साथ में अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से मरुस्थलीय पौधों की क्या विशेषता होगी? इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनकी पत्तियां बहुत छोटी हो या अनुपस्थित रहती है, और सी है इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है, इनका तना कठोर एवं शुष्क होता है। तो मरुस्थलीय पौधे की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं, और साथ ही साथ पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में भी परिवर्तित हो जाती है। तो बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक वन जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, और डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होता है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण होते हैं ये वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, या फिर रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए, या फिर घास भूमि के लिए, सवाना भूमि के लिए? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कैक्टस जैसे पौधे जो होते हैं ये रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और बी विकल्प हो जाता है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है और जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस कारण को जो नहीं होगा। अपघटक, उत्पादक, या फिर मांसाहारी, या फिर पर्ण रहित। तो यहाँ पर पर्ण जो रहित है वो किसी प्रकार से इससे संबंधित नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस और चीज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखना है प्रकाश संश्लेषण कौन किन चीज़ों पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा, जल के अतिरिक्त किस और चीज़ की आवश्यकता होती? तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बी विकल्प जो होगा, सॉरी बी विकल्प नहीं, ये गलती से लग गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा डी विकल्प, ये इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल आदि इसके लिए आवश्यक होते हैं। हमारे आसपास आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें जलीय पौधों की संरचना को देखना है, जो कि उनकी जड़ें नहीं होती हैं, उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, उनकी पत्तियाँ चौड़ी छोटी होती है, या फिर इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं उनका तना लंबा, पतला, खोखला और हल्का होता है, इसी वजह से वो जल में तैरते भी रहते हैं, और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में प्रसार को रोकने हेतु मृदा अपरदन को कम करने का उपाय है? शुष्क खेती करके या चराई पर प्रतिबंध लगाकर, वन रोपण, या फसल चक्र अपनाकर? तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मरुस्थलीय के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर हम लगा सकते हैं वन रोपण, और सी विकल्प इसके लिए सही होगा। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण हमें यहाँ पर देखना है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी या भोगवादी प्रवृत्ति, या फिर डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का असंतुलन जो होता है वो इन सभी कारणों से हो सकता है, और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला जो केचुआ होता है किसान का मित्र कहलाता है, और यह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करता है, मिट्टी को खाता है, या छोटे छोटे हानिकारक जीवों को खाता है। तो निश्चित रूप से ये जो केचुआ होता है ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर जो है ये किससे संबंधित होगा? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर जो है ये होता है संबंधित ध्वनि प्रदूषण से, और इसके लिए सी विकल्प होगा सही उत्तर। और इसी के अंतर्गत जो है सड़कों के किनारे जो पेड़ होते हैं ये लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, और सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर। तो इन रचनाओं को हम कह सकते हैं पराग, और सी विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, परिवार की इकाई होता है। तो परिवार की इकाई पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। तो परिवार की इकाई के रूप में हर सदस्य ही परिवार की इकाई होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सी विकल्प। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों का प्रथम गुरु माना जाता है। तो बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाएगा? पिता को, दादा दादी को, माता को या शिक्षकों को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों का प्रथम गुरु जो है ये माना जाता है माता को, और तीसरा ही विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श परिवार हम किसे मान सकते हैं, किसे माना जा सकता है आदर्श परिवार? तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवार, छोटे परिवार, दोनों को, या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर छोटे परिवार को हम एक आदर्श परिवार कह सकते हैं, और बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वनों का प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है। यहाँ पर देखना, वनों का प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण, भारी वर्षा को कम करना, पक्षियों का पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, और डी है उपरोक्त तो सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वनों के प्रत्यक्ष लाभ में जो डायरेक्ट हमें प्राप्त हो रहा है तो वो होगा यहाँ पर वनों से लकड़ी का प्राप्त करना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल रचनाएं जो होती है वो पाई जाती है, और ये रचनाएं क्या कहलाती है? इन्हें हम बीजांड, स्त्रीकेसर, बाह्यदल या पुष्पदल। तो ये जो संरचनाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं बीजांड, और इसके लिए पहला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।